हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुहल आईएएस। और पॉलिटिकल सेक्शन में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। और पिछले दो लेक्चर में हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन और उसके रिलेटिव कॉन्सेप्ट के बात किया था, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फेडरलिज्म के बारे में, डिटेल से डिस्कस किया था। और इस वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीएम्बल के बारे में, ठीक है। और जब हमारा प्रीएम्बल हो जाएगा तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो प्रीएम्बल के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, प्रीएम्बल का क्या मतलब होता है? प्रीएम्बल का सिंपल मतलब बताइए आप, ठीक है। देखिए, प्रीएम्बल का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे बचपन में हम लोगों ने देखा है ना कि हम लोग जब दुकान से कॉपी खरीद के लाते थे ना, उस कॉपी को या किताब को अच्छे से उसको कवर देते थे, अच्छे पेजों से कवर देते ताकि वो दिखने में अच्छे लगे। अब उसके अंदर क्या है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको अच्छा बनाते थे। घर को जिस तरह हम डेकोरेट करते चीज़ों से, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशंस को डेकोरेट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा बनाने के लिए ये प्रीएम्बल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्रीएम्बल ना कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव पार्ट है, ठीक है ना। और ये कोई वो लीगल चीज़ नहीं है, ये कस्टमरी है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कहीं कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्रीएम्बल होना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। प्रीएम्बल इज जस्ट ए कस्टमरी, ठीक है ना। और कोई कंपलसरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हैव टू बी प्रीएम्बल, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ होता है वहाँ पे आपको बिल्कुल प्रीएम्बल नहीं मिलेंगे। जैसे आप यूके जाओगे तो वहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं, तो वहाँ आपको प्रीएम्बल नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर है या नहीं भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस देश पे, जो फाउंडिंग फादर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रीएम्बल रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। कंपलसरी नहीं है, ये कस्टमरी प्रैक्टिस है जो करते हैं। आप देख लो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेस क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या उसमें प्रीएम्बल था? बिल्कुल भी प्रीएम्बल नहीं था, ठीक है। तो प्रीएम्बल एक, इसका अगर डेफिनेशन आपको जानना है, प्रीएम्बल ना कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, या आप प्रिलूड कह सकते हैं, इसको समरी कह सकते हैं होल कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसके जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक वैल्यूज़ हैं जिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, वो सारा चीज़ हमारे प्रीएम्बल्स में होते हैं। लाइक मैं आपको बताऊं तो हम लोग से सोशलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे, रिपब्लिक, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये सारी चीज़ ना क्या है? वैल्यूज़ हैं। कुछ इसमें भी डिमार्केशन है मित्र, कि कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ इंस्पिरेशन है, एस्पायरेशन है, सॉरी, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ को हम जब हम प्रीएम्बल को डिवाइड करेंगे तो वहाँ हमने डिवाइड करने हैं कि प्रीएम्बल में जो भी वर्ड्स हैं, एक कुछ वैल्यूज़ हैं और कुछ एक एस्पायरेशंस हैं, ठीक है, जो हमें आने वाले समय में अचीव करना है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी द प्रीएम्बल कंटेन्स की टू अनरेवल द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एंड टेल अस द इंटेंशन दैट कि दे हैड रिगार्डिंग वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडेबिलिटी भी आप समझ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जा सकता है और अमेंडमेंट हुआ भी है। कितनी बार हुआ है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 42nd अमेंडमेंट हुआ था जहाँ पे कि एक वर्ड को 3 वर्ड ऐड किया गया था। कृपया करके आप उसको बताएं, ठीक है। 2 मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकुलर वर्ड का यूज़ हुआ था, एक सोशलिस्ट वर्ड का यूज़ हुआ था। तीसरा वर्ड जो था वो या तो इंटीग्रिटी है या तो यूनिटी है। आप बताइए मुझे क्या होगा, ठीक है। अब प्रीएम्बल का नेचर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए, प्रीएम्बल एक डिक्लेरेशन होता है, फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन। जब आप कहीं जाते हो तो अपने फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन फिल करते हो, तो उसी टाइप का प्रीएम्बल एक फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन होता है जो कि सब्सटेंसिव पावर को कन्फर्म नहीं करता है, ठीक है ना। ये कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इन्फोर्सेबल कोर्ट के द्वारा नहीं है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। प्रीएम्बल है तो गवर्नमेंट पे कोई लिमिटेशन है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है गवर्नमेंट पे, है ना। और प्रीएम्बल जो है किसी भी प्रोविजन के, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता, ठीक है। ये बस कॉन्स्टिट्यूशन के सबऑर्डिनेट है। एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो प्रीएम्बल इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशंस,
अगर मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल्स या प्रियम्बल के बीच क्लैश हो जाता है, आप समझ रहे हो, अगर क्लैश हो जाता है तो कौन प्रिवेल करेगा? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट आते हैं, उन्होंने कहा कि इफ देयर इज एनी एम्बिग्यूटी अराउंड द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रियम्बल्स, then in that interpretation of the article may be used by the courts which tallies or matches with the preamble। देखिए, मान के चलिए कि कोई क्लैश होता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के बीच, तो फॉर्मल विल प्रिवेल। फॉर्मल मतलब आर्टिकल, जो प्रोविजन के आर्टिकल्स हैं वो प्रिवेल करेगा, ना कि प्रियम्बल प्रिवेल करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार से देखा जाए कि मान के चलिए अगर किसी भी आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल, मान के चलिए कोई आर्टिकल जैसे 39B और 14 के आसपास या 15 के आसपास आप तुलना कर लीजिए, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है और वहाँ इक्वलिटी की बात करता है। तो इफ देयर इज एनी एम्बिग्यूटी ना, कोई इन दोनों में एम्बिग्यूटी है, तो फिर क्या हो सकता है? तो सरकार को क्या करना चाहिए कि, या प्रियम्बल को क्या करना, प्रियम्बल एज ए ना एक सोर्स हो सकता है इंटरप्रेट करने का जुडिशियरी के लिए। तो जुडिशियरी इंटरप्रेट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ, कि प्रियम्बल से हेल्प लेके वो इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन का कर सकते हैं, ये बात आप समझिएगा। और अगर देयर इज एनी क्लैश इन बिटवीन द एनी आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल ना, तो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्स बिकॉज प्रियम्बल इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, प्रियम्बल को आप ना दो पार्ट में डिमार्केट कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम प्रियम्बल का थोड़ा सा ना पर्पस समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। सम कंट्री यूज टू फॉलो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ के पास रिटर्न्स होते हैं। तो कुछ लोग प्रियम्बल्स को ऐड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो हमने अगर ऐड किया, इंडिया ने ऐड किया, तो कुछ ना कुछ पर्पस रहा होगा ना, तो उस पर्पस को समझने की हम लोग बेसिकली कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या पर्पस होगा? प्रियम्बल में ये बताता है, आप जब प्रियम्बल का फर्स्ट वर्ड पढ़ोगे ना, तो वहां लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी कोमा द पीपल ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना पावर ड्राइव कर रहा है ना, वो कहां से कर रहा है? पीपल से कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन अपना पावर कहां से ड्राइव कर रहा है? पीपल से कर रहा है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन पीपल से ही एराइज हो रहा है और कहीं से भी एराइज नहीं हो रहा है। तो प्रियम्बल ये डिक्लेयर करता है पीपल इज द अल्टीमेट सोवरेन इन इंडिया। मैंने आपको पिछले क्लास में शायद फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था कि जो सोवरेन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और अल्टीमेट सोवरेन जो है वो पीपल्स है, ठीक है ना जी। एक फेमस केस है कहर सिंह केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 के आसपास। वहां पे ना एक स्टेटमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो पावर को ड्राइव करता है प्रियम्बल से, पीपल से डायरेक्टली। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर्स को ड्राइव करता है पीपल से डायरेक्टली। लेकिन कोर्ट का क्या कहना था? कोर्ट का कहना था कि स्टेटमेंट में ना एक लीगल, देखिए दो वर्ड है यहां पे, ध्यान सुनिएगा, लीगल फिक्शन एंड कंक्लूसिव एजम्पशंस। लीगल फिक्शन एंड कंक्लूसिव एजम्पशन का मतलब समझिए। कोर्ट का कहना था कि स्टेटमेंट इज अ लीगल फिक्शन एंड अ कंक्लूसिव एजम्पशंस व्हिच कैन नॉट बी चैलेंज्ड एंड टेस्टेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अब स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट की बात कर रही है? आप ध्यान सुनिए, ये स्टेटमेंट की बात कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल डायरेक्टली, ठीक है ना। लीगल फिक्शन है कि लीगलिटी है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राइव कर रहा है अपना पावर पीपल से, क्योंकि जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे ना, तो प्रियम्बल में लिखा है ना वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी कि हम प्रियम्बल को यूज कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। तो उन्होंने एक लीगल फिक्शन बताया और कंक्लूसिव एजम्पशन भी बताया उन्होंने कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए बेस, प्रियम्बल को एज ए बेस मान के आप बता सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो प्रियम्बल कहीं ना कहीं एक लीगल फिक्शन की तरह एक्ट हो रहा है और कंक्लूसिव एजम्पशन की तरह भी एक्ट हो रहा है। और ऐसा नहीं कि मान के चलिए प्रियम्बल में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं या प्रियम्बल में कुछ ऐसा है जिससे आपको तकलीफ है, तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और टेस्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ। बस एक लीगल फिक्शन है, ठीक है। अब प्रियम्बल में ना कुछ आइडियल्स की बातें की गई है और कुछ एस्पिरेशंस की बातें की गई हैं, ठीक है ना। कुछ आइडियल्स हैं और कुछ एस्पिरेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडियल्स की बात करते हैं। आइडियल्स में क्या क्या है,
ठीक है ना। सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। जो ये बताता है कि इंडिया हमारा सोवरेन है, इंडिया हमारा एक सोशलिस्ट कंट्री है, इंडिया में सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, साथ साथ रिपब्लिक कंट्री है। एक एक टर्म को हमने ना अच्छे से डिस्कस करने हैं जी। और उसके बाद एस्पिरेशंस में क्या क्या आएंगे। एस्पिरेशन में हमें इक्वलिटी को मेंटेन करना है, जस्टिस एज ए फेयरनेस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारे एस्पिरेशंस हैं जो हमें अचीव करने हैं विद द ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडियल्स को डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर वी मूव ऑन व्हाट एस्पिरेशंस। तो फर्स्ट जो है वो सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी का क्या मतलब हुआ, मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया था। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि ऐसा बॉडी जो अपना फैसला, वो इंडिपेंडेंट बॉडी हो, अपना फैसला ले सकता है। अगर मैं कहूँ कंट्री सोवरेन है तो कंट्री का फैसला जो है वो कोई और नहीं ले सकता, वो कंट्री खुद लेगी। अगर स्टेट सोवरेन है तो स्टेट का फैसला स्टेट लेगी, कोई और उसके बदले में नहीं लेगी। इफ़ यू आर सोवरेन ना, तो आप जो भी कर रहे हो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हो। तो सोवरेन का मतलब यही होता है इन टर्म्स कि कंट्रीज गवर्नमेंट इज टोटली इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट एक्नॉलेज एनी अदर पावर एज ए सुप्रीम विद रिगार्ड टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, कोई और सुप्रीम नहीं है। इस कंट्री का जो सरकार है वही टोटली इंडिपेंडेंट है और वही फैसला ले सकती है, और वो किसी और पावर को एक्नॉलेज नहीं करती है, नहीं मानती है सुप्रीम विथ रिगार्ड टू द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री। लेकिन आप देखोगे जब इंडिया ने अडॉप्ट किया 1991-2 के आसपास एलपीजी रिफॉर्म, जब इंडिया में आया, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो कुछ स्कॉलर्स का, कुछ लोगों का ये कहना था कि नो स्टेट इंक्लूडिंग इंडिया कैन बी कंसिडर्ड फुल्ली सोवरेन। ठीक है, आल्सो द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द ट्रीटीज और अकॉर्ड्स पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स एबिलिटी टू टेक फ्री डिसीजंस। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि वी हैव द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, फ्री डिसीजंस, वी हैव द एबिलिटी। लेकिन एलपीजी आने की वजह से क्या हुआ ना कि अगर आप देखते हो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुल गए, बहुत सारे सुपर पावर्स हैं, हमारे पे सैंक्शन लगा देते हैं, वो हमें डिक्टेट करते हैं आप ऐसे करो। हमारी फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं उन्हीं के अराउंड घूमती है। तो और कितना ट्रेड होगा नहीं होगा, इससे ज़्यादा क्या, जब इकोनॉमिक सैंक्शन लगते हैं तो आप देखते हैं कंट्री अपना फैसला नहीं ले सकती है, बहुत सारे फैसला। तो कहीं ना कहीं क्या एलपीजी आने की वजह से हमारी सोवरेनिटी पे खतरा हुआ है, सोवरेनिटी में थोड़ा सा डिसबैलेंसेस हुए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है बिल्कुल हुआ है जी, सोवरेनिटी इम्पैक्ट हुआ है, हैम्पर हुआ है। और कोई भी अभी एलपीजी के एरा में, ग्लोबलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के एरा में कोई भी कंट्री सोवरेन नहीं है इंक्लूडिंग इंडिया, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। लेकिन मैं आपको बता, और कुछ बॉडीज़ हैं जैसे कि कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती हैं चीज़ों को, जैसे एनएसजी आप देख लो, WTO देख लो, है ना। टर्करी का सबमरीन वाला केस आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ये केस एटलीस्ट इंडिया के लिए तो नहीं है, मतलब इंडिया सोवरेन नहीं है एलपीजी के एरा में। मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं ना अपने डिसीजन में, मान के चले हमने किसी का मेंबर, हम WTO का मेंबर है, तो WTO के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको हमको अवॉइड करना पड़ेगा। तो मतलब हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ये इसलिए दिखा रहे हैं, इट डज नॉट मीन, इट इज नॉट डन टू प्लीज एनी कंट्री फॉर द सेक ऑफ इट। हम किसी को प्लीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बट द लार्जर पर्पज जो होता है ना वो इंडिया के इंटरेस्ट में ही होता है, इसीलिए हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को शो करते हैं। तो एटलीस्ट इंडिया के लिए तो स्टेटमेंट सही नहीं है, इट इज नॉट दैट केस एटलीस्ट फॉर इंडिया, बिकॉज इवन इफ वी शो फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर डिसीजन ना, बाय बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO, NSG एंड यूनाइटेड नेशंस, it is done not to please any country for the sake of it, but the larger purpose is the interest of India only। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ये सोवरेनिटी का मतलब था। अब हम जानेंगे सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है। आप सुने ही होंगे सेकुलरिज्म, तो ये बहुत फेमस वर्ड है कि नहीं? बच्चे को पता होंगे सेकुलरिज्म का मतलब, आप लोगों को तो पता ही होगा, है कि नहीं? सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है? देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब होता है, सेकुलरिज्म से रिलेटेड आप ना बहुत सारे वर्ड सुनते हैं कि मान के चले इंडियन स्टेट को ऐसा कहा जाता है कि इंडियन स्टेट जो है वो
it is neither religious nor anti-religious nor irreligious. It is non-religious. आप समझिए, इंडिया एक रिलीजियस कंट्री नहीं है, ना ही एंटाई रिलीजियस कंट्री है और ना ही इररिलीजियस कंट्री है। इंडिया एक नॉन रिलीजियस कंट्री। इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। सबसे पहले सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट भी ना किसी भी लैंग्वेज को, कोई भी किसी भी रिलीजन को एज ए ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करेगी। वो सारे रिलीजन को में इक्वल सेप बना के रखेगी, ठीक है ना, दूरी बना के रखेगी। अब सेकुलरिज्म का ये अलग अलग मॉडल है जी। इंडिया जो है ना दूरी बना के नहीं रखती है, जहाँ ज़रूरत लगता है वो इंटरवीन भी करता है। तो इंडिया का सेकुलरिज्म और फ्रांस के सेकुलरिज्म में बहुत अंतर है, ठीक है ना। तो सबका अपना सेकुलरिज्म है। आप तो इंडिया एक रिलीजियस कंट्री नहीं है, जैसे पाकिस्तान एक रिलीजियस कंट्री है, वहाँ का जो नेशनल रिलीजन है वो इस्लाम है, तो पाकिस्तान इज रिलीजियस कंट्री। वी आर ऑल्सो नॉट एंटी रिलीजियस कंट्री, जैसे यूएसएसआर क्या एक एंटी रिलीजियस कंट्री है, ठीक है ना। धर्म को रखना ही नहीं चाहती, वो कहते ना रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, कहा था ना, ठीक है। और ना तो इररिलीजियस कंट्री है। इररिलीजियस जैसे फ्रांस में आपको पता है ना बुर्का बंद हो गया है, तो वो इररिलीजियस कंट्री है, मतलब इनसेंसिटिव है रिलीजन के प्रति, रिलीजियस वैल्यूज के प्रति। वो ना इसको सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं रिलीजन्स को। तो इंडिया ना तो रिलीजियस है, ना ही एंटी रिलीजियस है, ना ही इररिलीजियस है। इंडिया एक नॉन रिलीजियस कंट्री है। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ के जितने सारे रिलीजन्स हैं ना, उसने इंडिया को एज ए होम अपनाया है जी, है ना, और उसके पास राइट है एक साथ रहने का। दे हैव द राइट टू को एग्जिस्ट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जी, आप देख लो कि विच वन इज नॉट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ये आप ना अभी जब मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो फिर से आप इसको यहाँ पे पढ़ना, और इसका आंसर मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कौन सी सेकुलरिज्म नहीं है। आर्टिकल जैसे इक्वलिटी की बात हो रही है, 14 आर्टिकल में बात होती है। प्रोविजन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15, 14, 19 है, फिर 25 से 28 है, फिर 44 है, और फिर 48 आर्टिकल्स। इसमें कौन सा सेकुलरिज्म के फीचर को नहीं दर्शाता है। तो जब हम सारे आर्टिकल अच्छे से डिस्कस करेंगे ना, तब ये क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। वरना आप अभी भी दे सकते हो, आप थोड़ा इंटेलिजेंस यूज़ करो। लार्जर पर्सपेक्टिव में हम बाद में इसका आंसर देंगे जब सब चीज़ समझ लेंगे, ठीक है। अब हमने दो चीज़ डिस्कस कर लिए हैं, सोवर्निटी को डिस्कस कर लिया है, सेकुलरिज्म को डिस्कस कर लिया है। अब हम सोशलिज्म को डिस्कस करेंगे। इंडिया में हम ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। सोशलिज्म में बहुत टाइप है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लिए होंगे तो वहाँ पे आप फेबियन सोशलिज्म के बारे में पढ़े होंगे। तो सेकुलरिज्म बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है ना। फेबियन सेकुलरिज्म को पंडित नेहरू साहब जी सपोर्ट करते थे, राइट। इंडिया ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो किया है, मतलब सोशलिस्ट गोल को हमने अचीव करना है डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू, है ना। वायलेंट एक्शन से भी किया जा सकता है ना सोशलिस्ट गोल को, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, वायलेंट सोशलिज्म नहीं है, फेबियन सोशलिज्म नहीं है, ठीक है, राइट है। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट गोल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है। आप आर्टिकल 39B को देखो और 39C को देखो, इन दोनों से को देख करके पता लगता है कि इंडिया एक क्या है, सोशलिज्म जो है सोशलिस्ट कंट्री है। और आपको बता दूं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द वर्ड सोशलिज्म, दो इट हैज सम प्रिंसिपल, बट द वर्ड हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस। It is by the amendment of 42 अमेंडमेंट इन 1976 के अराउंड जब हुआ था, तो वहाँ पे जब प्रेम्बल में ये वर्ड ऐड किया गया था, ठीक है जी। तो 39B का ये कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोशलिस्ट का ही तो एक फीचर्स है ना। और 39C क्या कहता है कि अब रिसोर्स का आपने डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया है ना, एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि रिसोर्स का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड्स नहीं होना चाहिए, कुछ के हाथों में ही वेल्थ बहुत ज़्यादा जमा ना हो जाए, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। अब 39B आपको बता दिया हूँ, 39C बता दिया हूँ, 39A आपको बताना है जी क्या है, ठीक है ना। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के बारे में बताता है, बट
आप देख लो थोड़ा, ठीक है। तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, कंप्लीट नेशनलाइजेशन यहाँ पे हुआ नहीं। अगर आप देखोगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे सेक्टर जिसको प्राइवेट भी ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको पब्लिक मतलब सरकार भी चला रही है, तो इज़ ए काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम नेशनलाइजेशन के, कंप्लीट नेशनलाइजेशन की तरफ तो मतलब नहीं है बढ़ रहे हैं, हम तो मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ना अब 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और आशा करता हूँ कि आप तीनों क्वेश्चन का जवाब देंगे। आप गूगल सर्च कर सकते हैं। ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग था वो कब रिवाइज किया गया था और रिवाइज हुआ था भी कि नहीं, ठीक है ना, और वो किसने किया था, ये आपको बताना है ना। और उस ड्राफ्टिंग क्वेश्चन का रिवाइजरी कमेटी का हेड कौन था, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिसको इलेक्ट किया गया अनअपोज, उनका किसी ने कोई विरोध नहीं किया था। इसका आंसर वैसे मैंने लिख दिया हूँ, नीलम संजीवा रेड्डी जी थी जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुई थी, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और आपको बताने हैं कि ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट था जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक, 2 लगातार बार वो प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है ना। आप प्लीज हमें बताएं। हमने सोशलिज्म को भी डिस्कस कर लिया, अब हमने डिस्कस करने हैं डेमोक्रेसी को। इज अ काइंड ऑफ बिग वर्ड। एक्चुअली किसी का ये कहना था ना कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी आर आल्सो लिविंग इन द एज ऑफ डेमोक्रेटिक कंफ्यूजन, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेसी का मतलब होता है टू रूल, मतलब रूल बाय द पीपल, ठीक है। अब इंडिया डेमोक्रेसी भी 3 तरह के होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी और एक और होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है, पार्टिसिपेटरी और एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होते हैं, ठीक है ना। और तो इंडिया के पास ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या आता है कि आप यहाँ से एमपीज को, एमएलएज को चूज करते हो और वो जा करके वहाँ पे रूल करते हैं, आपके बिहाफ पे लॉज बनाते हैं और इस कंट्री के गवर्नेंस को चलाते हैं, ठीक है ना। और इंडिया में हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार है और हर एक आदमी के वोट का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। अगर प्रेसिडेंट वोट दे रहा है और आप भी वोट दे रहे हो तो वोट वैल्यू दोनों का सेम होगा, है ना। 1 मैन 1 वोट प्रिंसिपल है इंडिया में। तो वी हैव द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू प्रिंसिपल। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सिविल सोसाइटी एंड फ्री मीडिया हैज़ बीन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। सही बात है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में सिविल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है ना। फ्री मीडिया का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। देयर हैज़ नॉट बीन एनी नेक्सस इन बिटवीन द पॉलिटिकल क्लासेस एंड मीडिया हाउसेस, ठीक है ना। तो कंट्री फिर गलत दिशा की ओर चलने लगती है। तो ये थोड़ा सा हमारे नेताओं को भी सोचना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, एटलीस्ट मीडिया को फ्री कर देना चाहिए, ठीक है। और थोड़ी सी मतलब पब्लिक सर्विस डेडिकेशन तो होना ही चाहिए यार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिपब्लिक की बात करते हैं। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, देखिए रिपब्लिक का सिंपल मतलब ये होता है कि मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी स्टेट के हेड को आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर इलेक्ट कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक स्टेट। एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट कौन है इंडिया का, मैं हेड ऑफ द स्टेट की बात कर रहा हूँ। बताइए, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है इट इज द पॉलिटिकल सिस्टम वेयर पीपल आर सुप्रीम एंड देयर इज नो हायरार्की and there is no hierarchy. Head of the state is elected by the people for the fixed term like 5 or 6 years. In India it is 5 years, ठीक है ना। in US it is 4 years, right। और ये वाला फीचर, रिपब्लिक फीचर कहाँ से लिया होगा आप सोचिए, ऑफकोर्स फ्रांस से लिया है। तो हमने फ्रांस से बोरोड किया है ऐसे फीचर को। तो हमने सारे आइडियल्स को डिस्कस कर लिए हैं एक एक करके। हमने कौन कौन से आइडियल को डिस्कस किए हैं, सबसे पहले आप बताएं। हमने आइडियल डिस्कस किए हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक को डिस्कस कर लिए हैं। और जब ये सब अचीव हमने कर लिया है ना, तो अब हम लोग इसकी तरफ ध्यान देते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ इसी चीज़ को इम्प्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एस्पायरेशंस की बात करते हैं कि कंट्री एज हमारे भी कुछ एस्पायरेशंस हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं इन कमिंग टाइम्स। तो सबसे पहले जस्टिस, आप अगर देखोगे ना तो
जस्टिस आपको मिलेगा। जस्टिस प्रेम्बल पढ़ोगे तो वहाँ जस्टिस 3 टाइप का डिस्कस किया गया है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। कभी कभी प्रीलिम्स में ना इस तरह का क्वेश्चन पूछा था कि जस्टिस कितने टाइप के हैं, इक्वलिटी कितने टाइप का है, वो 3 5 5 3 ऐसे करके ग्रुपिंग बना के देते हैं कितने वर्ड हैं, ठीक है ना। तो जस्टिस सोशल है, पॉलिटिकल जस्टिस आपको इंडिया में गारंटीड है, और इकोनॉमिक जस्टिस है। एग्जाम्पल मैं आपको देके बताता हूँ। सोशल जस्टिस में क्या है, आर्टिकल 15 से लेकर 18 तक अगर आप देखोगे तो कोई सोशल बायसनेस नहीं है, इक्वल राइट है सबके पास, ठीक है। अब आप यहाँ पे फॉरेनर को ऐड मत कर लेना, क्योंकि 15 आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये जो आर्टिकल मैंने अभी को बताया 15, 16, 19, 29, 30 ये 6 आर्टिकल जो है एक्सक्लूसिवली इंडियंस के लिए हैं, और बाकी जितने सारे आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट में फ्रॉम 12 to 35 ना, वो उसमें जो है फॉरेनर्स को भी है। एक्सक्लूसिवली ये जो है हमारे इंडियंस के लिए 15, 16, 19, 29, 30 आप नोट कर लें। तो सोशल जस्टिस आपको देखने को मिलता है 15 से लेकर 18 तक में, जहाँ पे कि जॉब के बारे में गवर्नमेंट जॉब आपको दिया जाएगा और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वलिटी को फॉलो किया जाएगा, रूल ऑफ लॉ का फॉलो किया जाता है, सोशल जस्टिस है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस राइट टू वोट है ना जी, राइट टू वोट नहीं है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 326 के अराउंड। इकोनॉमिक जस्टिस कैसे, इकोनॉमिक जस्टिस आप बताइए, इक्वल बायसनेस कोई है, इक्वल बायसनेस है। अब मान के चलिए किसी के पास पैसे नहीं है ना, तो फ्री लीगल एड है अंडर द आर्टिकल डीपीएसपी में बताया गया था, आर्टिकल मुझे बताइए कौन सा आर्टिकल है वो, डीपीएसपी में बताया गया है कि आपको फ्री लीगल एड मिलेंगे। इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कीजिएगा, कोई भी कर सकता है, मैन वुमेन दोनों पे कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। मैन वुमेन के बीच इक्वल पे है, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में अगर मैन वुमेन दोनों काम कर रहे हैं तो इक्वल पे होगा, ऐसा नहीं कि मैन को अधिक और वुमेन को कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ हमारे जस्टिस को दिखाता है। जस्टिस का क्या मतलब होता है, जस्टिस एज ए फेयरनेस होता है। लिबर्टी जो है वो 5 टाइप का डिस्कस किया गया, ध्यान सुनिए। लिबर्टी होगा वर्शिप करने का, लिबर्टी होगा थॉट का, लिबर्टी होगा एक्सप्रेशंस का, लिबर्टी होगा बिलीव का, लिबर्टी होगा फेथ का। मतलब वर्शिप, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ। तो इसका लिबर्टी का मतलब होता है ना, इस बार आप यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो लिबर्टी का क्या मतलब होता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको पता है ऐसे सब क्वेश्चनों का जवाब ना आपको एनसीईआरटी इस बुक में मिलेंगे, क्लास 11 का जो एनसीईआरटी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग, वह ना इक्वलिटी पे एक चैप्टर्स है, हाँ जस्टिस पे एक चैप्टर्स है। तो आई वुड एडवाइस यू कि प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी बुक के गो थ्रू कर लीजिए, वो ज़्यादा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना प्रीलिम्स में वो थोड़ा एनालिटिकल्स हैं। क्वेश्चन आपको लगेंगे बिल्कुल आसान है, लेकिन आप ना गलती कर देते हो, क्योंकि बेसिक चीज़ आपने पढ़ा ही नहीं, एडवांस चीज़ पढ़ ली है, ठीक है। तो आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। कोई भी आर्बिट्रेरनेस नहीं होगी, अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स होगा, वही लिबर्टी का मतलब होता है, ठीक है ना। आपके पास राइट है, आपके पास खुली छूट है, ठीक है ना, विद इन सर्टेन लिमिट्स। उसके बाद इक्वलिटी का क्या मतलब होता है, इक्वलिटी का मतलब होता है प्रीएम्बल स्टॉक कर, इक्वलिटी 2 चीज़ का होगा, स्टेटस का इक्वलिटी होगा और अपॉर्चुनिटी का इक्वलिटी होगा, ठीक है ना। किसी के साथ कोई भेदभाव होता है कि नहीं होता है ना, सबको इक्वलिटी है ना जी। 15 से लेकर 18 तक अगर आप देखोगे तो वो स्टेटस की बात करता है, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कहीं भी जन्मा हो, मेल हो फीमेल हो, कुछ भी हो, सब इक्वल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जॉब में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 16 अगर आप पढ़े होंगे तो आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 16 में जॉब के बारे में बताया गया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अनटचेबिलिटी 17 में बताया गया। 18 में आपका टाइटल्स नहीं लगा सकते एक्सेप्ट मिलिट्री, जो कुछ टाइटल्स होते हैं ब्रिगेडियर वगैरह सब, ये सब तो लगा सकते हैं, जैसे महाराणा प्रताप वगैरह सब, ये सब टाइटल जो होते हैं ना ये नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इक्वलिटी ऑफ स्टेटस को दर्शाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। हम ये कभी नहीं कहते कि रिच एडल्ट है, सॉरी एडल्ट नहीं, रिच दलित, रिच ब्राह्मण ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं बोल सकते, राइट। अब ये इक्वलिटी का मतलब होता है। अब फ्रेटर्निटी का समझते हैं। फ्रेटर्निटी मतलब क्या, भाईचारा है कि नहीं, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड है, ठीक है ना, जो कि मतलब पीपल ऑफ इंडिया के बीच ना एक प्रिवेल करना चाहिए, एकदम नदी के तरह बना चाहिए, फ्लोलेस, एकदम वाटरिस नेचर का होना चाहिए, ठीक है ना। और
देखिए अगर ब्रदरहुड होगा, फ्रेटर्निटी होगा ना, तो इससे ना यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया को, इंडिया के जो यूनिटी है, इंडिया का जो इंटीग्रिटी है, उसको इंश्योर किया जा सकता है आसानी से। तो यू डेवलप द कैपेसिटी फॉर दिस एंड सी द इंडिया हाउ इट इज, है ना। किसी ने कहा था कि आप ना हर चीज वो पा सकते हो, बशर्ते आप उसके लिए ना कैपेसिटी डेवलप करो टू ऑब्टेन दिस, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, ठीक है ना। तो प्रियम्बल जी आपको एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पालकीवाला साहब ने बताया था, पालकीवाला साहब का ये वर्ड है। और के.एम. मुंशी ने कहा था कि इट इज़ द होरोस्कोप। होरोस्कोप समझते हैं ना, जैसे किसी के नाम का जन्म राशि ही बोलते हैं शायद इसको, मुझे नहीं मालूम, किसी का कुंभ होता है, किसी का मेष होता है, ये होरोस्कोप होता है। मतलब सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, हमारा कंट्री क्या है, सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये उसका एक होरोस्कोप है, होरोस्कोप दर्शाता है, ठीक है। के.एम. मुंशी ने कहा था। तो ये मुझे प्रियम्बल का मतलब सारा प्रियम्बल पे लेक्चर था। आई होप कि सब चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे प्रियम्बल से रिलेटेड, ठीक है। और आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। सोअल IAS ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर अस गाइस। और बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए मिलते हैं फिर, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।